हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपको एक्सरसाइज का सेकंड लेक्चर लेंगे और चैप्टर क्या चल रहा है? मेटल एंड नॉन मेटल। क्या चल रहा है आपका? धातु एवं अधातु। मतलब मेटल और नॉन मेटल जो चैप्टर है आपका, मेटल एंड नॉन मेटल, इस चैप्टर में हम सेकंड लेक्चर है ये। और किसका है ये? चैप्टर का तो 5 लेक्चर पहले से ही हो चुका है। इन 5th लेक्चर में हमने सिर्फ किसकी बात किया था? कॉन्सेप्ट की। सारे कॉन्सेप्ट्स इसके क्लियर हो चुके हैं। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो जाइए लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 विजिट करिए और आफ्टर दैट लेक्चर नंबर 6 पर आएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कशन हुआ है। और आज हम लेक्चर नंबर 2 में जो एक्सरसाइज का लेक्चर है, इसमें एक्सरसाइज नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे किसका? क्वेश्चन नंबर 7 से। और कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर टोटल, मतलब टोटल क्वेश्चन इसमें 16 है। इन 16 क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। और आपका पेज नंबर जानते हैं, एनसीईआरटी के बुक से पेज नंबर 63 पर डिस्कशन चल रहा है। ठीक है ना? आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। दो धातु के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती। मतलब दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से क्या करें? हाइड्रोजन को विस्थापित कर दें। अब हाइड्रोजन को विस्थापित, क्वेश्चन नंबर 7 की हम चर्चा कर रहे हैं। वो दो धातुएं हैं, पहला तो ले लीजिए आप जिंक, दूसरा ले लीजिए आप एल्यूमिनियम, जो क्या कर सकते हैं? विस्थापित कर सकते हैं। विस्थापित करने वाले दो धातु कौन कौन से हैं? पहला आप जिंक ले लीजिए, दूसरा आप एल्यूमिनियम। जो विस्थापित नहीं कर सकते, इन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि दो धातुओं के नाम बताइए जो विस्थापित कर सकते हैं और जो विस्थापित नहीं कर सकते। अब जो विस्थापित नहीं कर सकते वो भी ले लीजिए आप, कॉपर ले लीजिए और मरकरी ले लीजिए। कॉपर ले लीजिए और मरकरी ले लीजिए। तो ये दो धातुएं हैं, जैसे आपने देखा जिंक और एल्युमिनियम, ये कॉपर उसको H+ आयन को क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं। लेकिन वहीं जो कॉपर है और मरकरी है, ये दोनों धातुएं विस्थापन नहीं करती हैं, ये विस्थापित नहीं कर सकती। इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया, बात को समझिए। इसका मतलब ये कर सकती हैं कि ये विस्थापित नहीं कर सकती, इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं कर सकती। ये क्या कर सकती हैं? धातुओं के साथ रिएक्शन नहीं कर सकती। बात समझ में आ रही है? बोलिए, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया? कोई डाउट? अब इस क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि हमें जो विस्थापित करने वाले धातु हैं, मतलब जो हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, वो कर सकते हैं, वो क्या है? जिंक है और एल्युमिनियम। और इन्होंने कहा था कि कुछ मतलब दो ऐसे धातुओं के भी नाम बताइए जो इनको विस्थापित नहीं कर सकते। अब इसमें देखिए, कॉपर इनको विस्थापित नहीं कर सकता, Hg मरकरी इनको विस्थापित नहीं कर सकता। मतलब मैं कह सकता हूं कि इनमें हाइड्रोजन को विस्थापित करने की क्षमता नहीं होती और इनमें हाइड्रोजन को विस्थापित करने की क्षमता होती है। साथ में मैं बता दूं, क्षमता का इन द सेंस ये है यहाँ कि ये इनके साथ, हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन करते होंगे, इसके साथ रिएक्शन करते हैं और ये रिएक्शन नहीं कर सकते, इसीलिए ये विस्थापित नहीं कर सकते और ये विस्थापित इनको कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 8 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में, क्वेश्चन नंबर 8, किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? क्या कह रहे हैं कि कोई धातु है जो M है और विद्युत अपघटनी परिष्करण करना है उनका। मतलब विद्युत अपघटनी परिष्करण, अगर आपको याद हो तो हमने कॉन्सेप्ट में बात किया था कि एक आप ले लीजिए, उसमें कोई अम्ल डाल दीजिए। अब अम्ल डालने के बाद इसमें दो प्लेटें लगा दीजिए, एक कैथोड एक एनोड, और इसके बाद इनको वायर के थ्रू, एक बैटरी के थ्रू आप कनेक्ट कर दीजिए। साथ में मन करे तो आप एक बल्ब लगा दीजिए, डिक्लेयर देखना चाहते हैं, साथ में एक स्विच भी लगा दीजिए, एक स्विच लगा दीजिए, स्विच को ऑन कर दीजिए। उसके बाद आप रिजल्ट देखिए कि किसके पास कैथोड प्लेट है, किसके मतलब मान लीजिए कि ये कैथोड प्लेट है या एनोड है, मान लीजिए एनोड है और ये क्या है? आपका कैथोड प्लेट है। अब एनोड प्लेट और कैथोड प्लेट, इन पर क्या होगा इसके बारे में, और विद्युत अपघटन मतलब जो प्रोसेस है, तो M धातु, मतलब जो धातु लिया इन्होंने, क्या लिया है? M लिया है। मतलब धातु का नाम इन्होंने कहा कौन सी धातु है? M धातु है।
अब एम धातु में क्या करना है, एनोड प्लेट पर क्या होने वाला है और कैथोड प्लेट पर। जो अशुद्ध धातुएं होती हैं, वंस अगेन, जो अशुद्ध धातुएं होती हैं वो अभिक्रिया के बाद में क्या करती हैं, एनोड प्लेट पर आकर चिपक जाती हैं। इनको क्या कह दीजिए आप, ये सब क्या हैं, अशुद्ध धातुएं हैं। क्या हैं, अशुद्ध धातुएं। ये जो अशुद्ध धातुएं होती हैं वो एनोड प्लेट पर आ जाती हैं। इसका मतलब शुद्ध धातुएं किस पर आती हैं, कैथोड प्लेट पर। शुद्ध धातुएं किस पर आ जाती हैं, कैथोड प्लेट पर आ जाती हैं। और जब कैथोड प्लेट पर एक पतली सी लेयर बना लेती हैं और एनोड इस पर आ जाती हैं। अब देखिए, जब हम धातु एन के लवण को विलयन में अपघट्य के रूप में देखेंगे तो आप देखेंगे क्या कि ये जो है ये अपघट्य के रूप में यूज किया गया है। ये जो विलयन है इसमें, इस बीकर में जो विलयन है ये क्या है, विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया गया है। बात समझ में आई। एम धातु को अशुद्ध धातुएं एनोड पर, शुद्ध धातुएं कैथोड पर, और जो विलयन है ये विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई, क्लियर, कोई डाउट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये 8 हो चुका है, हम बात करेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला के में लेकर उसे गर्म किया। प्रत्यूष एक बच्चा है जो क्या करता है, सल्फर का चूर्ण ले लेता है, मतलब पार्टिकल छोटे छोटे ले लेता है, और वो क्या करता है, मतलब उसको चूर्ण को उस मिक्सर को क्या करता है, मिक्सचर को स्पैचुला में लेकर गर्म कर लेता है। चित्र के अनुसार, अब इसमें एक फिगर भी बना है, इस फिगर को आप देख लें। ये फिगर आप देखिए, फिगर समझ में आ गया, इस फिगर को देखिए आप। अब हम एक्सप्लेन करते हैं। जब भी फिगर वगैरह दिखाया जाए तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके उसको अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अब क्या किया गया, चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को इकट्ठा किया। अच्छा, जब सल्फर के चूर्ण को जब गर्म किया जाएगा तो उससे एक गैस निकलेगा। इसने क्या किया, एक परख नली लिया, उसको उल्टा कर दिया। अब इससे जो गैस निकलेगा वो उस परख नली में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना। उल्टा करके उत्सर्जित गैस को एकत्र कर लिया। अब क्या हो रहा है, देखिए, उत्सर्जित गैस की क्रिया क्या होगी, मतलब उत्सर्जित जो गैस की क्रिया है वो क्या करेगी, किसके साथ, पहला सूखे लिटमस पत्र के साथ। अच्छा, एक चीज बताइए, सूखे लिटमस पेपर को ले लें तो क्या सूखे लिटमस पेपर के साथ वो रिएक्शन करेगा। क्या किया उसने, गर्म कर लिया है, स्पैचुला को गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद भाई बर्नर पर रखा और स्पैचुला में रख करके इस चूर्ण को क्या किया, गर्म किया। गर्म करने के बाद इसने क्या कर दिया, इस गैस को यहाँ, ये जो गैसें हैं वो यहाँ कलेक्ट हो गई है, इकट्ठा कर लिया, एकत्र कर चुका है। अब कह रहा है कि अगर हम सूखे लिटमस पेपर पर ले लें तो कैसी अभिक्रिया होगी। अच्छा, एक चीज सोचिए आप, जब ये सूखा लिटमस पेपर है तो कोई क्रिया करेगा भाई साहब। जब सूखा लिटमस पेपर होगा, सूखे लिटमस पर H+ आयन या जल तो है नहीं, बोलिए, यानी H+ भी नहीं है। और अब H+ मतलब जब जल नहीं है, H2O नहीं है, तो H+ है, नहीं है। जब H+ नहीं है तो क्या वो अभिक्रिया करेगा, इसका मतलब जल की अनुपस्थिति में ये क्या कर सकता है, अभिक्रिया नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बात समझिएगा। जब ये सल्फर को गर्म करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा। इसकी प्रकृति कैसी होगी, सल्फर डाइऑक्साइड जब बनाएगा तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। कैसी प्रकृति हो जाएगी, अम्लीय प्रकृति हो जाएगी। जब इसकी प्रकृति अम्लीय हो गई, क्या अम्ल जल की अनुपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, नहीं करते। इसलिए यहां तो क्या होने वाला है, सूखे लिटमस पेपर पर अभिक्रिया होने वाली नहीं है। आइए पहला पॉइंट, क्वेश्चन ए का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि आर्द्र लिटमस पर क्या होगा, कैसी क्रिया होगी। आर्द्र लिटमस के साथ क्या करेगा, ये क्या करेगा, जल्दी बोलिए, क्या करेगा, आर्द्र लिटमस के साथ ये अभिक्रिया करेगा। आर्द्र लिटमस के साथ ये अभिक्रिया करेगा। अब अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, H+ आयन है ना, तो जब H+ आयन इसमें है तो ये अभिक्रिया करेगा ही, है ना। और जब ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो इसके जो लिटमस पेपर आपने लिया है उस लिटमस पेपर के रंग को बदल देगा। क्या करेगा, लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर देगा। अब लिटमस पेपर के अम्लीय प्रकृति क्या करती है, उसको रेड कर देती है। क्या कर देती है, मतलब लिटमस पेपर का जो रंग होगा वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाने वाला है।
क्योंकि ये इसने अभिक्रिया कर लिया, अभिक्रिया किया, इसका मतलब उसके रंग को बदलेगा, रंग को बदलेगा तो कौन सा रंग बनाएगा, लाल रंग का बना देगा। इसी का 2 क्वेश्चन है इसमें, अभी तो एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का बात हुआ। अब हम बात करते हैं इसी के बी पार्ट की। बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है, हाँ, ऊपर की अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखे। अच्छा, इसके लिए क्या, जो ऊपर अभी अभिक्रिया हुआ उसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। अब संतुलित रासायनिक, सल्फर लिया है, देखिए सल्फर को हाँ, सल्फर को इसने ऑक्सीजन में अभिक्रिया कराया, तो जब किया तो गर्म करने पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया, गर्म करने पर क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए फिर से, जब सल्फर डाइऑक्साइड बन गया तो इसने किया क्या, आर्द्र लिटमस पेपर, अब यानी गीला होगा वो, यानी जल है उसमें, जब उसको जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपको मिलेगा H2SO4, है ना। अब ये क्या करेगा, H2SO4, इसने कहा संतुलित रासायनिक समीकरण चेक कर लो क्या संतुलित है, S अकेला है, इधर भी अकेला है, O2 है, O2 है, ठीक है, S अकेला है, इधर भी S अकेला है, O2 है और O अकेला और भी है, तो जब SO2 है तो क्या हो, H2O, हाँ, तो H2O4, तो SO4 21314, ठीक है ना, कोई डाउट, तो ये क्या कर दिया, H2SO4 बना दिया। अब देखिए ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया, बात समझ में आ गई। अब हम आपसे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 के ये बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर ए पार्ट में लिटमस पेपर का जो अभिक्रिया कराया था वो था, उसके 2 पार्ट बनाया था क्वेश्चन ने, है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लोहे को जंग से बचाने के लिए तरीके लिखिए। लोहे से जंग को बचाने के लिए 2 तरीके पूछ रहा है। पहला क्या कर दीजिए आप, नंबर 1 में उस पर क्या कर दीजिए, पेंट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, पेंट करके, मतलब अगर हम लोहा है और उसको बचाना चाह रहे हैं तो उसमें क्या कर दिया, आप पेंट कर दीजिए। जब आप पेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो भाई आर्द्रता के संपर्क में नहीं आएगा। जब आयरन आर्द्रता ठंडी हवा के संपर्क में नहीं आएगा तो क्या वो अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। जब अभिक्रिया नहीं करेगा तो आपका जंग नहीं लगेगा, आपके लिटमस उस पर लोहे पर जंग नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट आप क्या कर दीजिए, यशदीकरण कर दीजिए। क्या कर दीजिए, यशद लेपन जिसे आप पढ़ चुके हैं, यशदीकरण उसे को कहते हैं। ये प्रोसेस जो होता है उसको यशदीकरण कहते हैं, अदरवाइज उसको क्या बोलते हैं, यशद लेपन, यशद लेपन कर दीजिए। बात समझ में। इसी का एक और नाम होता है जिसको आप गैल्वीकरण के नाम से जानते हैं, गैल्वीकरण, जिसे गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। गैल्वेनाइजेशन की हिंदी ही एसिडीकरण होती है। अगर आप में एसिडीकरण क्या होता है या एसिड लेपन क्या होता है या गैल्वीकरण क्या होता है, ये तीनों चीजें एक ही है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत इसका आंसर दीजिए कि वही जो एसिड लेपन मतलब जस्ते का जो लेयर बना दिया जाता है, जस्ते का एक परत चढ़ा दिया जाए लोहे पर, क्या करेंगे आप, एसिडीकरण करेंगे। तो एसिडीकरण मतलब क्या है, जस्ते का एक लेयर बना देंगे। इसका मतलब जब आप लोहा लेंगे और लोहे पर एक जस्ते का लेयर बना देंगे तो क्या हो जाएगा, यशद लेपन हो जाएगा। और जब यशद लेपन हो जाएगा फिर से ये क्या होगा, आर्द्र वायु के कांटेक्ट में नहीं आएगा। जब ठंडी वायु के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो क्या ये अभिक्रिया करेगा, नहीं। और जब यह अभिक्रिया नहीं करेगा आयरन तो क्या वो बनाएगा, आप मतलब जंग लगाएगा, जंग नहीं लगने पाएगा। बात समझ में आ रही है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में डिस्कशन करते हैं क्या है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। अच्छा, ये जो धातुएं हैं अगर इनको किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त कर दिया जाए तो धातुएं कैसा, अरे भाई जल्दी बोलिए, कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो जंग वगैरह लगता है, उनकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय प्रकृति है। कैसी प्रकृति है, अम्लीय। तो जब ये अम्लीय प्रकृति की होती है तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 11, जब इस अम्लीय प्रकृति है तो अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगी। क्या बनाएंगी, जब ये अम्लीय प्रकृति के हैं तो ऑक्साइड बनाएंगी। तो कैसी ऑक्साइड होगी, वो अम्लीय ऑक्साइड होगी। बस समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। कारण बताइए, किसका किसका कारण बताना है, यहां जबरदस्त कॉन्सेप्ट सॉरी अब देखिए
कारण बताइए, पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर ए, 4 पार्ट है इसमें, ए बी सी डी, इसका पार्ट नंबर ए की बात करना है। कह रहा है प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है? प्लेटिनम, सोना, चांदी, प्लेटिनम, सोना और यौन चांदी हम यशदलेपन के सॉरी आभूषण बनाने में करते हैं। पहली बात तो इसमें यह होती है कि इसमें धात्विक चमक होती है। पहली बात तो इसमें क्या होती है? धात्विक चमक। दूसरी बात, इनमें आघात वर्धता भी होती है, आघात वर्धता, मतलब इनको हैमरिंग करके आप इसको प्लेट के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तीसरी बात बोले, ये जो धातुएं हैं ये कम अभिक्रियाशील हैं। अगली प्रॉपर्टी भी लिख लीजिए, ये कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी होने की वजह से प्लेटिनम का, सोना का और चांदी का यूज हम आभूषण को बनाने में करते हैं। इसमें धात्विक चमक होती है, ये चमकते रहते हैं। ये सब आघात लेवल, अगर इनमें आघात वर्धता नहीं होगा, समझिएगा, अगर इनके अंदर आघात वर्धता नहीं होगा तो क्या इनको पीट कर कोई शेप दिया जा सकता है? नहीं। अगर उसको पीट कर हम बड़ा नहीं कर सकते, शेप नहीं दे सकते, तो उसका आभूषण बनाएंगे कैसा? इतना मॉडलेस्ट, मतलब लेटेस्ट मॉडल में कितने कितने मॉडल से आ जाते हैं आभूषण, है ना? तो उनको देखिए आप कि आघात वर्धता होती है, तभी ऐसा होता है। कम अभिक्रिया करते हैं, अगर ज्यादा अभिक्रियाशील होंगे तो ये जल्दी खत्म हो जाएंगे, हम जल्दी खरीदेंगे और जल्दी बेकार हो जाएंगे। इसका मतलब ये कम अभिक्रियाशील होते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, इसलिए इनको हम यूज करते हैं किसके रूप में? आघात, मतलब इसके सोना चांदी, मतलब आभूषण बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। बात समझ आई? हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। इसी का पार्ट ए हो गया, अब हम बात करेंगे पार्ट बी की। पार्ट बी किसका? 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट बी क्या कह रहा है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। पार्ट बी कह रहा है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। मतलब कह रहा है कि तेल के अंदर इनको संग्रहित किया जाता है, क्यों? किसको किसको कह रहा है? कह रहा है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इनको तेल के अंदर क्यों संग्रहित किया जाता है? पहली प्रॉपर्टी इनकी प्रॉपर्टीज है, इस वजह से ये होता है। ये पहली बात तो ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है? बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। जब ये अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, अगर इनको ऐसे ही रख देंगे बाहर तो क्या होगा? ये बहुत जल्दी जल जाएंगी, मतलब अभिक्रिया करके ये फटाक से आग लगा देंगी, है ना? तो इससे क्या होगा? दुर्घटना होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब जब ये बहुत अधिक है तो दुर्घटना होने, कारण बताना था, हमने बताया कि ये अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं तो इनसे आग उत्पन्न हो जाएगा अगर ये अभिक्रिया करेंगी। अभिक्रिया करके अगर ये आग उत्पन्न कर देंगी तो आग लग जाएगा, है ना? आग लग जाएगा तुरंत। अब जब आग लग जाएगा तो आपका नुकसान बहुत होगा, है ना? तो इसीलिए इनको क्या किया जाता है? तेल के अंदर रखा जाता है, जिससे ये अभिक्रिया ना कर पाए। बात समझ में आ गई? अब हम आपसे क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं, इसी के क्वेश्चन नंबर पार्ट सी की। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है? कह रहा है एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। मतलब क्या है? जो कह रहा है कि एल्युमिनियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है, मतलब अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, मतलब जबरदस्त अभिक्रिया करता है। उस फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। अच्छा एक चीज बताइए, अभिक्रियाशील धातु जरूर है, एल्युमिनियम क्या करता है? कह रहा है कि अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग हम खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में करते हैं। क्यों करते हैं आपको बताएं? एक्चुअली जब ये अभिक्रिया कर लेती हैं, बहुत तेज अभिक्रिया करती है। क्या ये हमेशा अभिक्रिया करती रहेंगी? जब आपने लोहे पर पेंट कर दिया तब भी क्या वो अभिक्रिया करेगा? अभिक्रिया करेगा। देखिए बात समझिएगा, अभिक्रिया करेगा, लेकिन वो अभिक्रिया करने की जो प्रोसेस है, स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, मतलब बहुत कम अभिक्रियाशील हो जाएगा। कब? जब आप इस पर क्या कर देंगे? पेंट लगा देंगे। उसी तरीके से जो सिल्वर है आपका, जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम जो है आपका, अब एल्युमिनियम जरूर अभिक्रियाशील है, लेकिन जैसे ये वायु के कांटेक्ट में आएगा, ये क्या कर देगा? इस पर एक लेयर चढ़ जाता है काले कलर का, काले रंग का एक लेयर चढ़ जाता है आपके एल्युमिनियम के वस्तु पर। और जब एल्युमिनियम के वस्तु पर एक काले रंग का लेयर चढ़ जाता है, जो इसका रक्षा कवच के रूप में उपयोग होता है,
वो क्या करता है, इसकी सुरक्षा करता है। अब जब ये काले रंग का लेयर बन गया तो अब ये क्या करेगा, अभिक्रिया की स्पीड जो है वो कम कर देगा। अब अभिक्रियाशील कम हो गया ये, क्योंकि जैसे इस पर काले रंग की लेयर बनेगी ये अभिक्रियाशील कम हो जाएगा। जब ये अभिक्रियाशील कम हो जाएगा तो क्या ये नुकसान पहुंचाएगा? नहीं। एक चीज, दूसरी चीज, ये जो है ये बहुत सस्ते में मिल जाता है हमको। एल्युमिनियम को आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन और सारी चीजें आप इजीली प्राप्त नहीं कर सकते। सक्रियता श्रेणी आपको बताया गया था, सक्रियता श्रेणी याद आ रहा है, पोटेशियम सबसे ऊपर था और गोल्ड सबसे नीचे था। अरे भाई ये बहुत कास्टली है गोल्ड, एल्युमिनियम के कंपैरिजन बहुत कास्टली है, बात समझे? तो गोल्ड को इसीलिए हम, अब क्रियाशील कम है परंतु हम इसका उपयोग नहीं करते, ये बहुत कास्टली है, ये ज्यादा अभिक्रियाशील है, लेकिन जैसे ही इस पर ये रिएक्शन करता है और अभिक्रिया करने के बाद एक लेयर बना देता है काले रंग का, तो फिर ये अभिक्रियाशीलता इनकी घट जाती है और ये सस्ते में मिल जाते हैं, इसीलिए इसका उपयोग नहीं, हम इसका उपयोग करते हैं। बात समझ में आनी चाहिए, अगर आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है ना। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी की। इसमें क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है, 12 का क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट यौगिक सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। क्या कह रहा है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट यौगिक सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अच्छा एक चीज बताइए, क्यों परिवर्तित किया जाता है, प्रक्रिया में क्यों परिवर्तित किया जाता है? क्योंकि हम जानते हैं ऑक्साइड का क्या होता है, अपचयन। ऑक्साइड का क्या होता है, ऑक्साइड का अपचयन होता है। जब ऑक्साइड का अपचयन होता है तो जब अपचयन कर लेगा ये, तो अपचयन करने के बाद धातु प्राप्त हो जाएगा। अब धातु जो प्राप्त होगा अपचयन करके क्या करेगा, धातु प्राप्त हो जाएगा। अब धातु प्राप्त करके क्या बना देगा, जैसे सल्फाइड ऑक्साइड का जब अपचयन होगा तो धातु के साथ अपक्रिया करके क्या बना देगा, सल्फाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सल्फाइड बना देगा। और क्या बना देगा, कार्बोनेट बना देगा। क्या, कार्बोनेट। मतलब अपचयन होगा और अपचयन के बाद क्या करेगा, ये बना देगा। अब इसको हम देखें तो अयस्क जो है हमारे जो अयस्क हैं उनकी तुलना में ये क्या है, आसान है। उनकी तुलना में ये कैसे हैं, आसान है। इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी लिए कारण क्या है, इसीलिए इनका कारण है कि जो निष्कर्षण प्रक्रम है उसमें कार्बोनेट और अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है, क्योंकि ऑक्साइड में परिवर्तित करना आसान है, ऑक्साइड का अपचयन हो जाता है इसलिए। इसीलिए सल्फाइड और कार्बन इसका क्या करते हैं, हम आसानी से यूज करते रहते हैं, ठीक है ना। एक चीज, दूसरी चीज, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप बेल आइकन हिट करें, ये लाल वाली बटन ऊपर वाली बेल आइकन हिट करें और बेल आइकन हिट करके घंटी भी बजाएं। पहले बेल आइकन हिट करेंगे या घंटी बजाएंगे, दोनों काम एक ही है। तो आप पहले क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाल वाली बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें। थैंक यू। फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें फिनिश कर देंगे एक्सरसाइज को। फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप स्टडी करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।